हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है कृतिका और स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल कृतिका BLLB में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे LLB सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस जो कि कानपुर यूनिवर्सिटी का है। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, क्या सिलेबस है। और जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा पूछा गया वो ये है कि इन सब्जेक्ट के लिए आप बुक्स किस राइटर की ले सकते हो, क्योंकि इस बार कानपुर यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव एग्जाम करवा रही है। तो बेयरएक्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि हम बेयरएक्ट किस पब्लिकेशन की ले सकते हैं। तो बेयरएक्ट जरूरी नहीं है, इस बार ऑब्जेक्टिव हो रहा है इस वजह से आपको बेयरएक्ट लेनी पड़ रही है। वैसे भी आप लोगों को बेयरएक्ट लेनी चाहिए। आगे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, चाहे वो आपका PCSG हो गया, AP हो गया, या फिर किसी LLM का आप एंट्रेंस एग्जाम ही दो किसी यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ पर भी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर बेयरएक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बेयरएक्ट आप लोगों को लेनी चाहिए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस सब्जेक्ट की बेयरएक्ट आती हैं, किसकी नहीं आती हैं, ये भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत कुछ आज इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हम ये भी बताएंगे आपको कि इसमें हम किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, कहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, कहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो बहुत कुछ इस वीडियो में इंपॉर्टेंट देखेंगे। एक भी टॉपिक स्किप मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे छूट जाए। तो सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ का है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड भी इसको कह सकते हो। अब इसमें देख लेते हैं सिलेबस क्या पूछा गया है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछा गया है कि फंडामेंटल राइट्स की जनरल स्कीम्स क्या हैं, कौन क्लेम कर सकता है और किसके अगेंस्ट में फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है फंडामेंटल राइट्स। जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपके बनेंगे यहाँ से। ठीक है, ये आपका आर्टिकल आ जाता है 14 से 18 तक। आपका राइट टू इक्वलिटी दिया गया है और आर्टिकल 19 में आपका दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच। फिर आपका आर्टिकल 21 में दिया गया है लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटीज़। 25 से 28 तक दिया गया है फ्रीडम ऑफ रिलीजियस यानी धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, और ये संवैधानिक उपचार जो हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बोलते हैं, ये आर्टिकल आपका 32 में ही दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप बात करें सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो आपका आर्टिकल 25 से और 21 से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये दो टॉपिक हैं, इनसे बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। और ये आर्टिकल 32 में जो रिट्स दी गई हैं तो इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे परमादेश रिट हो गई, ये जो भी रिट्स हैं तो ये लॉन्ग में इनसे पूछ लिया जाता है। आर्टिकल 14 की अगर बात करें, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी ज़्यादा। और अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में तो हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। वहाँ पर इनसे पूछा जा सकता है आपसे इस तरह से कि आर्टिकल 14 जो है इसमें क्या दिया हुआ है, या पूछ लें राइट टू इक्वलिटी किस आर्टिकल में दिया है, या फिर पूछ लें कि फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में दिया गया है, तो पार्ट 3 में दिया गया है आपका ये। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। या फिर पूछ लिया जाए कि ये जो केस है इसमें कौन सा प्रिंसिपल दिया गया था, या पूछ लें कि ये जो प्रिंसिपल है ये किस केस में दिया गया था। इस तरह से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन सकते हैं आपके। अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है कि राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो और फंडामेंटल राइट के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, या फिर ऑब्जेक्टिव की अगर बात कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव में आपके पूछा जा सकता है कि यहाँ भी आर्टिकल्स दिए हैं, पूछ लेंगे आपसे कि किस आर्टिकल में क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिया गया है। और फंडामेंटल जो राइट है इसमें आर्टिकल्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल पूछा जा सकता है किस पार्ट में है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो पूछ लिया जा सकता है कि किस भाग में दिया गया है, किस आर्टिकल में दिया गया है, किस अमेंडमेंट में बाद जोड़ा गया, कहाँ से लिया गया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिए गए हैं, तो फंडामेंटल राइट्स आपका अमेरिका से लिया गया है, ड्यूटी आपका रूस से लिया गया है। ठीक है, रूस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस कहने का पूरा मतलब ये है कि हर एक टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कहीं से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप लोगों ने पहले वाले एग्जाम में तो देखा भी होगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कहीं से भी आ सकता है। ईजी से ईजी क्वेश्चन आ जाता है और टफ से टफ क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन अगर बेयरएक्ट आपके पास है इनकी, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तो बेयरएक्ट सबसे बढ़िया है। बेयरएक्ट आप पढ़ लो, वहीं से आपका
अगर आप बेयर एक्ट पढ़ लेते हो तो आपका पूरा सिलेबस तो बेयर एक्ट से ही कवर हो जाता है ऑब्जेक्टिव के लिए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बुक परचेज़ करिए, बुक खरीदिए और बेयर एक्ट तो पढ़िए साथ में बुक को भी पढ़ते जाइए, क्योंकि आपको सिर्फ आप एलएलबी के लिए नहीं पढ़ रहे हो कि आपको सिर्फ एलएलबी का एग्ज़ाम निकालना है, आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो। आगे चल के आप एडवोकेट बनो, जज बनो, वहाँ पर एग्ज़ाम देना होगा, बिना एग्ज़ाम के आप कुछ भी नहीं बन सकते हो। तो बुक अच्छे से खरीदिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, काम चलाओ या फॉर्मेलिटी मत करिए, ठीक है, वरना इससे लॉस आप ही का होगा और किसी का लॉस नहीं होगा। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक ठीक। अब इसमें जो लास्ट टॉपिक ये है, एक ये भी आपका है यूनियन जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और ये अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी पावर जो दी गई है, पार्लियामेंट को पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की। यहाँ से आपके बहुत क्वेश्चन बन जाएंगे, बेसिक स्ट्रक्चर से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी बन सकते हैं और सब्जेक्टिव में तो आता ही आता है कि जो संविधान का आधारभूत ढांचा है इससे रिलेटेड और संविधान के संशोधन से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। तो ये बहुत ही 6 जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें अगर कॉन्ट्रैक्ट सेकंड की, तो कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में जो सिलेबस है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी यानी क्षतिपूर्ति की संविदा, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी प्रतिभूति की संविदा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ठीक है, यानी उपनिधान की संविदा जिसको कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी अभिकरण की संविदा, और यहाँ पे राइट एंड ड्यूटी ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। फिर यहाँ से आपका आ जाता है पर्सनल लायबिलिटी ऑफ एन एजेंट, ठीक है। 6 में आपका दिया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप, यहाँ पे ये नया एक्ट आपके सिलेबस में ऐड हुआ है। और फिर यहाँ से आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, माल विक्रय की संविदा, और इसको भागीदारी की संविदा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो 2 टॉपिक हैं ये नए ऐड हुए हैं, नए सीधे क्या एक्ट ही हैं, ये 2 अलग अलग एक्ट हैं। तो अब यहाँ पे अगर बात करते हैं कि किस बुक में पूरा सिलेबस होगा, तो अगर आपने अवतार सिंह खरीदी होगी, क्योंकि बहुत अच्छी बुक है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, आई एम श्योर काफ़ी बच्चों ने खरीदी भी होगी, तो उसमें जो सिलेबस दिया गया है तो वो आपका एजेंसी तक दिया हुआ है, ठीक है, एजेंट जो है यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है, एजेंट तक यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। इसके आगे जो आपका पार्टनरशिप और सेल ऑफ गुड्स एक्ट है तो इसका सिलेबस उसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपने एस के कपूर खरीदी होगी, उनका तो कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड और कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट अलग अलग बुक है ही है। तो यहाँ से आपको, अगर आप एस के कपूर लिए हो तो एस के कपूर सेकंड उसकी ले लो कॉन्ट्रैक्ट की, उसमें आपका ये इंक्लूड होगा पार्टनरशिप और सेल ऑफ गुड्स एक्ट। लेकिन अगर अवतार सिंह ली है तो उसमें यहाँ तक पूरा सिलेबस है, लेकिन पार्टनरशिप और सेल ऑफ गुड्स एक्ट के लिए अलग से आपको बुक खरीदनी होगी, वो ले सकते हो अलग से, ठीक है। इनकी अलग अलग भी बुक आती है और एक साथ भी आती है, ठीक है। अब बेयर एक्ट की अगर बात करें तो पार्टनरशिप की भी अलग बेयर एक्ट आती है, और सेल ऑफ गुड्स एक्ट की भी अलग बेयर एक्ट आती है, और कॉन्ट्रैक्ट की भी बेयर एक्ट अलग आती है, ठीक है। अगर बात करें इसके सिलेबस की कि आपका एग्ज़ाम में सिलेबस कहाँ से आएगा, तो जितना भी इसमें आप हेडिंग्स देख रहे हो, ठीक है, नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, तो ये सारे पॉइंट आपको बस बुक से पढ़ने हैं, ठीक है। बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट आप पूरी पढ़ सकते हो, वहाँ से आपका आ सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कहाँ से ना पूछ लें। वहाँ ईजी से ईजी क्वेश्चन भी आ जाता है और टफ से टफ भी क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप ऑब्जेक्टिव के लिए अगर बेयर एक्ट पूरी अच्छे से पढ़े हो तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, आप हर एक क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। बुक पढ़े हो तो वो भी अच्छी बात है, और बुक पढ़नी चाहिए क्योंकि आगे आप कोई भी एग्ज़ाम दो, बुक का अच्छा नॉलेज तो होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए बाकी हम अभी तो एक एक डिटेल में शायद मैं ना समझा पाऊँ क्योंकि टाइम भी कम है, ठीक है, और सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है ये सब। तो मैं जब इनके क्वेश्चन करवाऊँगी, इनके कुछ मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करवाऊँगी, ठीक है, तो वहाँ पे मैं आपको एक एक सिलेबस इसका समझाऊंगी, क्वेश्चन एक एक समझाऊंगी। जब क्वेश्चन आएंगे तब आपको समझ में आएगा। पहली बार देख रहे हो तो हो सकता है कि कुछ पॉइंट आपको लगे कि ये क्या है ये क्या है, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं ना ये सब्जेक्ट, तो पढ़ लोगे तो भी आपको ईजी लगने लगेगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा मुस्लिम लॉ है। मुस्लिम लॉ अभी हम लोगों ने फैमिली लॉ फर्स्ट पढ़ा, जिसमें हिंदू लॉ पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में। अब यहाँ पर आपको सेकंड फैमिली लॉ पढ़ना है जिसमें मुस्लिम लॉ पढ़ना है, ठीक है। तो मुस्लिम लॉ में इंट्रोडक्शन इसका पढ़ना है, सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ पढ़ना है, ठीक है, स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ यानी मुस्लिम लॉ की जो मुस्लिम विधि की जो विचारधाराएँ हैं वो पढ़ना है, विवाह यानी मैरिज, ठीक है, मेहर आपका डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम एक्ट, सॉरी अंडर मुस्लिम लॉ, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, विवाह विच्छेद, मुस्लिम विवाह विच्छेद 1939। नेक्स्ट आपका है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ ऑफ स्पेशल रेफरेंस टू सेक्शन 125, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
CRPC का 125 जिसमें जो मुस्लिम पत्नी होती है उसके भरण पोषण से रिलेटेड दिए गए हैं प्रोविजंस। फिर यहाँ पे एक केस आ जाता है आपका साहबानों का केस, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके आ जाते हैं। फिर यहाँ से आ जाता है आपका पेरेंटेज एंड लेजिटिमेसी, और इसी में आपका आ जाता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ लेजिटिमेसी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आपका एविडेंस का 112 धारा भी पढ़ना होगा। विल क्या है, गिफ्ट क्या है, हिबा मर्ज उल मौत ये क्या है, इसको आपको पढ़ना होगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। नेक्स्ट आपका है लॉ ऑफ प्रीएम्पशन, इसको पूर्व क्रय अधिकार भी बोलते हैं, मुस्लिम लॉ में होता है, ठीक है। अग्र क्रय अधिकार, अभी ये शायद एक एक टॉपिक आपको ये समझ में ना आए क्योंकि नए हैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही होगी। बस आप लोग समझ लीजिए कि ये आपका सिलेबस है। आपको ये जितने भी टॉपिक दिए गए इन सारे टॉपिक को पढ़ना, इनमें से कहीं से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसकी अगर बेयर एक्ट की बात करते हैं तो मुस्लिम लॉ की भी बेयर एक्ट आती है, आप उसको ले सकते हो। और बुक की अगर बात करें तो अकील अहमद मुल्ला, ये कुछ फेमस राइटर है, इनकी बुक ले सकते हो। बाकी मैं इनकी जो बुक्स है वो डिस्क्रिप्शन में, जितने भी अच्छे राइटर्स की बुक्स हैं उनकी मैं बुक्स के नाम डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन एक बार चेक करिएगा, वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बुक्स भी बताऊँगी और इम्पॉर्टेंट राइटर्स भी हैं की बता दूँगी, और बेयर एक्ट की भी कुछ मैं आपको लिंक्स दे दूंगी, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, जिसको अंतर्राष्ट्रीय विधि भी बोलते हैं। इसमें आपको डेफिनेशन और इसका स्कोप, नेचर, ये आपको पढ़ना होगा। फिर आपको पढ़ना होगा स्कूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यानी अंतर्राष्ट्रीय विधि की विचारधाराएं कौन कौन सी हैं, सोर्स कौन कौन से हैं। सोर्स में आ जाता है आपका कस्टम यानी प्रथाएं, इंटरनेशनल कन्वेंशन जो अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ हुई, और जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, ये भी सोर्स हैं, जुडिशियल डिसीजन। और फिर इसके बाद ये आपका सोर्स का पूरा इतना टॉपिक हो गया, ठीक है। ये आपको पढ़ने होंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। जिसमें आपको अब नेक्स्ट जो आपका इसी में है ये है रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल एंड म्युनिसिपल लॉ, यानी जो इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विधि के बीच में आपको संबंध पढ़ना होगा, ठीक है। अगर यहीं से सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो ये आपका सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। और अंतर्राष्ट्रीय विधि और राष्ट्रीय विधि के बीच में क्या संबंध है, क्या अंतर है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब नेक्स्ट आपको पढ़ना होगा इसमें थ्योरीज ऑफ रिलेशनशिप, इंडियन एंड ब्रिटिश प्रैक्टिस, रिकॉग्निशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। जिसमें अंतर्राष्ट्रीय विधि में मान्यता जो है ये काफ़ी इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्या है, कॉन्सेप्ट, काइंड और थ्योरीज इसकी। फिर अगला तुम्हारा टॉपिक बनता है लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिकॉग्निशन, स्टेट टेरिटरी, जिसमें आपका लॉ ऑफ सी एंड एयर स्पेस आ जाता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ज्यूरिसडिक्शन, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, आपका आश्रय प्रत्यर्पण क्या है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये आपका इस तरह से पूरा सिलेबस दिया गया है। और पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपका सिलेबस है। अब बात करें इसकी बुक की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक इसकी जो आती है वो H.O. अग्रवाल की भी एक बुक आती है, काफ़ी अच्छी बुक है। और नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट आता है प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग, ये भी एक अलग सब्जेक्ट आपके सिलेबस में ऐड हुआ है। एक काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें एक एडवोकेट का क्या एथिक्स होना चाहिए, उसका प्रोफेशन के एडवोकेट के प्रोफेशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है एक। इसमें आपका आया है नेचर एंड कैरेक्टर्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, और लीगल प्रोफेशन क्या है, और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड रेजोल्यूशन ऑफ लीगल प्रोफेशन। इसी के साथ आपका ऐड हो जाता है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल और पावर एंड जुरिसडिक्शन ऑफ स्टेट बार काउंसिल आ जाता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एडमिशन एंड एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट्स आ जाता है। इसी के साथ आपका नेक्स्ट टॉपिक है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बाय द लॉयर्स, सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट, पनिशमेंट, डिफेंसेस और स्ट्राइक बाय लॉयर्स। ये सारा इसमें कुछ सिलेबस दिया हुआ है जो कि आपको पढ़ना होगा, ठीक है। और इसी के साथ आता है आपका अकाउंटेबिलिटी ऑफ लॉयर्स टुवर्ड्स कोर्ट, क्लाइंट एंड सोसाइटी। फिर आता है इसमें रूल ऑफ लॉ एंड लीगल प्रोफेशन इन सोशल ट्रांसफॉर्म। इसी के साथ आपका नीचे दिया हुआ है कि कुछ केसेस दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। ये सारे केसेस आपको इनमें पढ़ने होंगे। फिर कुछ एक्ट्स और रूल्स आपको इसमें पढ़ने होंगे।
ठीक है, जिसमें एडवोकेट एक्ट आ जाएगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स आ जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट आ जाएगा 1971 का, जिसमें एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट आ जाएगा 2001 का। ये सारा आपका सिलेबस है। अगर इसकी एक अच्छी बुक की बात करें जिसमें आपको ये सिलेबस मिल सकता है, वो एक आती है बुक, डॉक्टर कैलाश रॉय की बुक आती है, अच्छी बुक है, आप इसको ले सकते हो। ठीक है, बाकी जो बुक्स और होंगी मैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के। और जैसा कि यहाँ पे लास्ट में दिया भी हुआ है, एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी, यानी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एग्ज़ाम होगा वो 80 मार्क्स में होगा और 20 मार्क्स का आपका वाइवा होगा। तो हो सकता है इसी तरह हो, या फिर अभी जैसे इस बार हुआ यहाँ पे तो पूरा 100 मार्क्स में ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चेक किया गया, तो हो सकता है कि 100 मार्क्स में हो। वो आपको बाद में कॉलेज वाले बता देंगे। ठीक है, अभी तो आप लोग पढ़ाई करिए। अभी भी कोई अगर डाउट रह गया हो आपके मन में तो आप कमेंट में बता सकते हो। हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।